आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हम सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मीन्स जैसे हम घर के अंदर जैसे ही हमने बटन को ऑन किया तो जो बल्ब होता है वो बल्ब ऑन हो जाता है। वो किसकी वजह से ऑन होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और ये किस वजह से होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज के फ्लो करने से ही क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बन रहा है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हमने बल्ब लिया और इस बल्ब को जब हमने वायरिंग के थ्रू हमारे मेन स्विच से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही बल्ब ऑन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे तो उनकी वजह से ही यहाँ पे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो हमने स्टडी कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो चार्ज में और करंट में क्या रिलेशन होगा? तो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पर हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? कंडक्टर के अंदर हम चार्ज की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते तो चार्ज कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। जो अगस्टे डी कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है चार्ज की यूनिट कूलम। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट हो गई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू। मिली मीन्स कितना होता है? 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पियर। अब 10 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया? किलो एम्पियर। 10 रेज टू दी पावर +6 का मतलब होता है मेगा। मेगा का मीनिंग क्या होगा? 10 रेज टू दी पावर +6। और -6 का मतलब क्या होगा? माइक्रो। अगर माइक्रो एम्पियर आ जाता तो आता 10 रेज टू दी पावर -6। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में था मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मीन 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे ही हम कोई भी सेल या बैटरी का सिंबल बनाते, जैसे ये सेल का सिंबल हो गया, अगर हमें बैटरी बनानी है तो इसके साथ बहुत सारी सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो ये बन गई बैटरी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जब हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं, अब उस चार्ज की वैल्यू कंडीशन है कि यहाँ पर 1 कूलम होनी चाहिए। अगर उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं तो उस 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें अपने पास से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो अपने आप तो चार्ज मूव करेगा नहीं, तो हम जो वर्क डन करेंगे वही वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वंस अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो हम चार्ज की वैल्यू लेंगे वो 1 कूलम के लिए ही हम वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, जब चार्ज 1 कूलम होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज।
जैसे हमने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन होता है जब हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखो इस डेफिनेशन का मतलब है V इज इक्वल टू W, क्योंकि वर्क डन को ही हमने पोटेंशियल कहा, तो क्यू कहाँ पर गया, क्यू को यहाँ पर हमने कितना पुट कर दिया था, 1 कूलम। 1 कूलम पुट करने की वजह से ही हमने वर्क डन को क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। अब यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर यूनिट हो गई जूल पर कूलम, और इसके साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, मीन्स वोल्ट भी यूनिट होती है और जूल पर कूलम भी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क डन की एसआई यूनिट अभी हमने पढ़ी है, क्या होती है वर्क डन की एसआई यूनिट, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने डिफरेंट सिंबल्स पढ़े थे, उनके अंदर इस तरह से हमने एक सिंबल पढ़ा था V का, तो ये क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर के थ्रू ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट। सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टेज को तो मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी किया था, क्या यूज करते हैं, एमीटर। और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वोल्ट मीटर इज मेड यूजिंग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं, कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। जैसे ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों के अंदर से जब करंट पास होगा तो ये जो पूरा अपरेटस बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये पूरा अपरेटस वोल्ट मीटर का काम करेगा, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे अपरेटस को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट कितने वाट के इक्वल होगा। यहाँ पे किलो का मीनिंग क्या होगा, 10 रेज टू दी पावर 3। 10 रेज टू दी पावर 3 हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 1000 वाट। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल हो गया, 1000 वाट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब इस चार्ज की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस चार्ज को कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कूलम चार्ज होता है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम, -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, तो एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जब इतने कूलम चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बनाते तो एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू दी पावर -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर +19 और डिवाइड में आ गया 1.6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा
6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाते हैं? सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। मीन्स जैसे ये हमने कंडक्टर लिया और कंडक्टर के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक साइड हम पॉजिटिव देना चाहते हैं और दूसरी साइड हम नेगेटिव देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? या तो हम सेल कनेक्ट कर सकते हैं, एक बड़े वाला डंडा और एक छोटे वाला, मीन्स एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, सेल कनेक्ट कर दो, बन गया, मीन्स अप्लाई कर दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी मीन्स बहुत सारी सेल्स यहाँ पर कनेक्ट कर दो, तो दोनों ही कनेक्ट कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ? जो हमारे घरों के अंदर हीटर होता है, हीटर के अंदर जो इस तरह से जो वायर लगी होती है, यहाँ पर हम इंडक्शन हीटर की बात नहीं कर रहे, सिंपल वाले हीटर की बात कर रहे, तो उस तरह से यहाँ पे जब बहुत सारी इस तरह से वायर्स लगी होगी, तो वो वायर्स किसकी बनाई होती है? किससे बनी होती है? यहाँ पर ये वायर्स, ये बनी होगी नाइक्रोम की। नाइक्रोम एक एलॉय है, तो इससे बनी होगी। अब जो ये नाइक्रोम होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? नाइक्रोम Na से निकिल, CH से क्रोमियम, M से मैग्नीज और आयरन, ई से आयरन। ये याद रखने के लिए, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर नाइक्रोम बनता है। और नाइक्रोम का यूज कहाँ पर किया जाता है? हीटर के वायर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर क्या हो गया? ओहम हो गया। और ओहम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिसका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओहम। तो उसके अकॉर्डिंग V किसके इक्वल हो गया? आई आर। V क्या है यहाँ पे? वोल्टेज, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो L बाई A। तो यहाँ से हमें R क्या होता है? रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L फॉर लेंथ और A फॉर एरिया। यहाँ पर ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम रो निकाल लेते। रो किसके इक्वल आ गया? R A डिवाइड बाई L, R A डिवाइड बाई L। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। और इस लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है क्या आ गई? ओम मीटर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट की है, तो ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट्स आ गई है। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी होती क्या? देखो, यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे वायर्स है, एक वायर मान लो किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी हुई है। दूसरी वायर हम ले लेते हैं कि वो सिल्वर की बनी होती है, सिल्वर का सिंबल क्या होगा? Ag हो गया। नेक्स्ट वायर हम मान लेते तो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट वायर्स होती है, उन वायर्स का नेचर क्या होगा? सभी का अलग अलग नेचर होगा, डिफरेंट नेचर होगा, अलग तरह से वो बिहेव करेगी। तो उनका जो नेचर होता है वही रेजिस्टिविटी है। मीन्स नेचर को अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले, नेचर का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अगर हम बोले तो नेचर का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो किन पर डिपेंड करती है? तो रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करती है कि हमने कॉपर यूज किया है, सिल्वर यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, या फिर कोई और अदर मटेरियल यूज किया है।
तो उनके नेचर पर डिपेंड करेगी। दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी रेजिस्टिविटी जो होती है चेंज हो जाती है। तो हमारे ऑप्शन में लेंथ है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी। एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो घर के अंदर बल्ब लगा होता है उसके अंदर इस तरह से एक फिलामेंट लगा होता है। ये इसके ऊपर एक ग्लास का कवर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इस बल्ब को हमने लगा दिया दीवार के ऊपर। तो ये जो बल्ब के अंदर इसको हम जो इस तरह की वायर्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो फिलामेंट है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होगा। और जो टंगस्टन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74 होता है, ठीक है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होगा? टंगस्टन का, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 74 होगा। अब बल्ब के अंदर हम कौन सी गैसेस फिल करते हैं? बल्ब के अंदर हम आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। इस नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल करने का पर्पस क्या होता है? जैसे ही हम इसके अंदर ये इनर्ट गैस डाल देंगे आर्गन और नाइट्रोजन, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन मींस जो ये फिलामेंट होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फिलामेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस टाइम पे ये जो बल्ब है वो फिलामेंट है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। फिलामेंट क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो फिलामेंट की एज को इंक्रीज करने के लिए, इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फिल्ड इन बल्ब। बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल करते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन फिल करते हैं, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा बोथ। नेक्स्ट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज। सीरीज के अंदर टोटल फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई, ये इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंसीज हैं। रेजिस्टेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने एक बल्ब ले लिया, एक और दूसरा बल्ब ले लिया, कोई फैन भी हो सकता है। अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लो इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 कितना होगा? 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का टोटल फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम टोटल कैलकुलेट करने के लिए करेंगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि हम अब की बार रेजिस्टेंस को डिफरेंट पाथ्स के अंदर कनेक्ट करते हैं। सीरीज में तो सभी को एक पाथ में कनेक्ट कर रहे थे, और पैरेलल के अंदर हम सभी को कैसे कनेक्ट करेंगे? डिफरेंट पाथ्स के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं पावर होती किसके इक्वल है। पावर किसके इक्वल होगी? पावर इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला तो है। यहाँ पे H किसको रिप्रेजेंट करता है? H रिप्रेजेंट करता है हीट को, और हीट भी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ, पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि पावर होती क्या है? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी पर्सन है कितने टाइम के अंदर वो कोई भी वर्क करता है, वही क्या होती है? उसकी पावर होती है। तो ये वाला फॉर्मूला तो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो वर्क डन है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? I²R T। ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? I²R। I²R मीन्स ये वाला फॉर्मूला, ये भी ठीक हो गया। तो दो फॉर्मूले तो ठीक हो गए। अब यहां से देखो
आई स्केयर आर, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। तो यहाँ पे आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई आर, और एक आई को अलग से लिख लो, तो आई आर की जगह हम क्या लिख देंगे V, और आई अलग से। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई, तो मतलब ये भी ठीक है वी आई। अब इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहां से आई किसके इक्वल हो गया, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम आई की जगह वैल्यू पुट करते हैं v बाई आर, तो क्या हो जाएगा, v तो पहले से ही आई की जगह चेंज कर दो v बाई आर, तो क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर, मीन्स ये भी ठीक है। तो पावर के ये सभी फॉर्मूले ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले क्या बता रहे हैं, पावर। तो पावर का फॉर्मूला p इज इक्वल टू वी आई, नेक्स्ट है p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई, और P इज इक्वल टू H बाई टी, इसकी जगह W बाई टी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे किलो का मतलब क्या होगा 1000, आवर का मतलब एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड हो गए, और ये वाट एज इट इज, वाट को हमने एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पे इसको हम कितना लिख सकते हैं 36, टोटल जीरो कितनी होगी 3 और 2 5, तो इतने वाट सेकेंड। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखे तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। वाट सेकेंड किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। अब जूल के इक्वल कैसे हो गया, इसके लिए देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब पावर किसके इक्वल होती है, वाट के इक्वल होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो और वर्क डन की यूनिट जूल हो गई। तो इसका मतलब जूल किसके इक्वल हो गया, वाट सेकेंड के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट है जूल इज यूनिट ऑफ, जूल किसकी यूनिट होती है, अभी हमने देखा जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। बट नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ो इसके, काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, वर्क की भी, काइनेटिक एनर्जी की भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्यूज इज कनेक्टेड इन हाउस होल्ड सर्किट। फ्यूज को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमने कल वाली वीडियो के अंदर भी देखा था फ्यूज को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मींस जैसे ये हो गया हमारा फ्यूज, सीरीज में कैसे, जैसे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज हो उनको हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने फैन लगा दिया है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा फ्रिज हो गया है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने गीजर लगा दिया है, या और भी जितने भी अप्लायंसेज है हम यूज कर सकते हैं, जितना भी हम यूज करना चाहते हैं, जितने भी पैरेलल में हमने लगाए इन सभी के पैरेलल में फिर हमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई लगा देते हैं। ये हो गई हमारी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जहां से सभी अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो वाली पावर सप्लाई। और इसके साथ हम सीरीज में, सीरीज का मतलब सेम पाथ के अंदर हम फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फ्यूज कैसे कनेक्ट होगा, हमारा फ्यूज कनेक्ट हो गया सीरीज के अंदर, फ्यूज को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर का सिंबल क्या होता है, ज्वाइंट वायर का मतलब दो वायर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वायर के बीच में से यहाँ से प्लास्टिक रिमूव करके
दूसरी वायर को यहाँ से हम जोड़ देते हैं। तो ज्वाइंट वायर का सिंबल हो गया एग्जैक्ट ये वाला सिंबल है, ठीक है। इसको भी हम ज्वाइंट वायर बोल सकते हैं कि इस वायर को हमने ज्वाइंट कर दिया यहाँ से दोनों वायर्स का। ये वाली वायर किसका सिंबल है? क्रॉसिंग का, मींस दोनों वायर क्रॉस कर गए, एक दूसरे के ऊपर से निकल गए, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज्वाइंट वायर के अंदर ए और सी दोनों ही ज्वाइंट वायर के सिंबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर आप पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई नाइट्रोजन इज फिल्ड इन बल्ब। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन को फिल क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन। पहला तो हो गया उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या होगा? बल्ब बर्न हो जाएगा, बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो जल जाएगा, तो उसको रोकने के लिए। और सेकेंड है टू इंक्रीज इट्स एज। अब इसका लाइफ टाइम इंक्रीज करने के लिए, ये भी सही है क्योंकि जब उसके अंदर इनर्ट गैस हम फिल करेंगे, इनर्ट गैस को जब हम फिल करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इससे उसकी जो एज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स। वीआई ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वीआई ग्राफ मीन इस तरह से, इस एक्सिस पर हमने वी ले लिया और इस एक्सिस पर हमने आई ले लिया, और जो हमारा ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप को अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होगा? ढलान। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्लोप हो गया ढलान, तो इसकी स्लोप क्या होगी? ये वाली होगी। और स्लोप किसके इक्वल होती है? ओहम्स लॉ में स्लोप किसके इक्वल होगी? यहाँ पे v बाई आई, और v बाई आई किसके इक्वल होता है? r होता है। तो वी आई ग्राफ किसकी स्लोप देता है? वी आई ग्राफ स्लोप देगा रेजिस्टेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करना चाहते तो क्या यूज करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंज करना चाहते, बार बार हमें रेजिस्टेंस को चेंज करने की जरूरत है। तो सर्किट में हम क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होगा इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। और एक होगा रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये हो गया रियोस्टेट। तो दोनों का ही काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को चेंज करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ, रियोस्टेट भी और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। हीट की भी और दूसरा किसकी भी होती है? वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और तीसरा एनर्जी, एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द सैंपल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के सैंपल को ड्रॉ करो। तो ये किसका सैंपल हो गया? बल्ब का। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये तो शो करता है फिलामेंट को, और इसके ऊपर ये जो हमने इस तरह से लगा दी, इसका मतलब हमने इसके ऊपर ग्लास की लेयर लगा दी, ग्लास चढ़ा दिया उसके ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर बीच में कौन सी गैसेस फिल करते हैं हम? नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस, जो इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या है? अब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। सीरीज के लिए क्या होता है? सीरीज के लिए क्या होगा? अगर सेम पाथ है, सीरीज का मतलब सेम पाथ, अगर ये सेम पाथ के अंदर है तो इसका मतलब वो सीरीज में है, डिफरेंट पाथ में है तो पैरेलल में। अब सेम पाथ में है या नहीं चेक करते हैं। सेम पाथ का मतलब जिन पॉइंट्स के बीच में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है वो एक ही पाथ में आनी चाहिए। जैसे मैं ए से चलना स्टार्ट करती हूँ, 2 ओम आया, फिर नेक्स्ट आगे कितना 3 ओम आया, फिर उसके बाद फिर से 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 10 ओम।
तो ये सारे रेजिस्टेंस एक ही पाथ में आ गए, हमें पाथ को चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। चेंज करने की जरूरत में जैसे इस तरह से लेते ए और बी, अगर इस तरह से ए और बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते कि यहाँ से हम आ रहे हैं, या तो हम ऊपर से जाएंगे या फिर हम नीचे से जाएंगे। तो कहाँ से हम जा रहे हैं, डिफरेंट पाथ हो गए, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। और हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो सारे के सारे रेजिस्टेंस है वो सेम पाथ के अंदर आ रहे, तो ये हो गई सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरह से यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, तो प्लस R5। तो यहाँ पे सभी को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 10 और 10 20 ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन इन ए करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू। कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्टर में करंट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव आयंस की वजह से क्यों नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बाउंड होते हैं, और जब बाउंड होंगे तो इसका मतलब उनमें मोशन नहीं होगी, वो बाउंड है, मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा कंडक्टर के अंदर किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन लाइटनिंग। लाइटनिंग में कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, लाइटनिंग के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और चार्ज कितना, ईच कॉलम का मतलब चार्ज की वैल्यू हो गई 1 कूलम, और इन्होंने बैटरी दे दी है मींस वोल्टेज दे दी कितनी, 6 वोल्ट। क्वेश्चन क्या, हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी मींस वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू है 1 और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और वर्क डन की यूनिट आ जाएगी जूल, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ, करंट कितना दे दिया 0.25 एम्पियर। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और उसमें जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ, और सेकंड स्टेप उनकी यूनिट चेक करते जाओ, क्या सभी यूनिट्स एसआई में है या फिर सभी यूनिट सीजीएस में। तो इन दो स्टेप्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जस्ट हमें ये देखना होता है कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट लिख लेते हैं। फिर इन्होंने दिया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो अब देखो टाइम हमेशा किस में होता है, सेकंड के अंदर होता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितनी सेकंड आ गई यहाँ पे 1200 सेकंड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 सेकेंड्स आ गई। तो इन्होंने पूछा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब हमें करंट का फॉर्मूला पता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और इन्होंने पूछा है चार्ज का फॉर्मूला, तो चार्ज किसके इक्वल हो गया, करंट इनटू टाइम। करंट की वैल्यू है 0.25 और टाइम की वैल्यू दे दी 1200।
पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे कर देंगे 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो किसके इक्वल आ जाएगी 300। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 300, और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 300 कूलम। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। करंट किसके इक्वल होता है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस फ्लो ऑफ चार्ज। करंट किसके इक्वल होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो करता है दिए गए टाइम इंटरवल के अंदर। तो आई किसके इक्वल हो गया, क्यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पावर कितनी है 60 वाट, रन्स फॉर 50 आवर्स। टाइम कितना दे दिया है यहाँ पे 50 आवर्स दे दिए हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब यहाँ पर देखो टाइम आवर में दिया है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बट उससे पहले ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन सेकंड के अंदर है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इन्होंने दिया किलोवाट आवर, मतलब टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आवर में ही रखो। अब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है, मींस E बाई टी। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर की वैल्यू है 60 और टाइम की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास इसका आंसर आ गया 3000। ठीक है, 3000, और पावर की यूनिट क्या हो गई वाट, और टाइम की यूनिट हो गई आवर। तो आंसर आया 3000 वाट आवर। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या कोई ऑप्शन है 3000 वाट आवर का, नहीं है। तो अब ऑप्शन में क्या है, किलोवाट है, तो 10 रेज टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 10 की पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3, और ये क्या होता है किलो होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और 3 जीरोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं किलो, और वाट आवर एज इट इज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन। अब हमें पता है जो सेल होती है उसका सिंबल तो होता है इस तरह से, और जो बैटरी होती है उसका सिंबल क्या होता है इस तरह से, जब हम बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, और ये सभी सेल्स एक ही पाथ में है, तो मीन्स कैसे हो गई, ये सीरीज के अंदर है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको डील किया। अगर इसको हम डिटेल में स्टडी करें तो 12th क्लास का टॉपिक है ये, 12th क्लास में आएगा बिल्कुल डिटेल से, कि सीरीज में सेल्स कैसे जुड़ती है और पैरेलल में कैसे जुड़ेगी। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो, अगर हम सेल्स की हेल्प से बैटरी बनाते तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट पास्ड थ्रू ए वायर फॉर डबल टाइम, इफ द हीट देन द हीट प्रोड्यूस्ड इज। अब देखो इन्होंने कहा है कि एक करंट, if the current passed through a wire for a double time, through a wire the heat produced is। अब देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास हीट का फॉर्मूला होगा I²RT। यहाँ पे बात सिर्फ किसकी हो रही है, टाइम की। ठीक है, तो टाइम के ऊपर हीट कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टाइम। इन्होंने कहा है कि अगर हम करंट को पास करते फॉर डबल टाइम, टाइम को डबल कर दे, टाइम को डबल कर दिया मींस कितना हो गया 2t, तो हीट भी कितनी हो जाएगी, हीट भी कितनी हो गई, डबल हो गई। पहले के कंपैरिजन में कितनी हो गई, हीट डबल हो गई है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डबल। हीट प्रोड्यूस्ड इज डबल, क्यों, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस्ड है टाइम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the temperature of all pure metals is increased then their resistance will be। जब हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से
जो उनके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलिजन को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक तो हम बैटरी लगा के उनको मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से हम उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एनर्जी के बढ़ने से ये और भी ज्यादा एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। अगर एक दूसरे के साथ कोलिजन ज्यादा होगा तो इसका मतलब रुकावट ज्यादा होगी, और रुकावट मीन्स उसका रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया ए पॉइंट। उसके बाद एक तो रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और तीसरा यहाँ पर, और एक बी पॉइंट यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो ये रेजिस्टेंसेस है वो कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए ए और बी के बीच में हमें ये पता होना चाहिए ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में। सीरीज का मतलब सेम पाथ। अब बी से चलकर देखते हैं, हम मान लेते हैं बी से ए तक पहुंचना चाहते हैं, तो बी से अगर मैं चलना स्टार्ट करती हूँ तो इस पॉइंट पे आते ही हमारे पास टोटल कितने पाथ है। मैं ऊपर की साइड जा सकती हूँ, सीधा जा सकती हूँ, और इस साइड भी जा सकती हूँ। तो कितने पाथ हो गए हमारे पास, 3 पाथ हो गए। तो इसका मतलब पाथ क्या हो गए, डिफरेंट हो गई। अगर पाथ डिफरेंट है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में है। ठीक है, यही पॉइंट चेक करना है। सबसे पहले जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, चेक करो कि जो सारे रेजिस्टेंस है क्या वो एक ही पाथ में है या डिफरेंट पाथ में है। अगर वो सारे रेजिस्टेंस एक ही पाथ में है तो इसका मतलब वो सीरीज में है, और अगर डिफरेंट पाथ में है तो वो पैरेलल में है। अब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस का। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी है 6, R2 की वैल्यू भी 6 और R3 की वैल्यू भी 6। इसका एलसीएम कितना आ गया 6। तो यहाँ पे ऊपर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, कैंसिल करो 2। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। तो यहाँ पर देखो 1/R की वैल्यू 1/2 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन मार्क्ड 60 वाट, उसकी पावर कितनी दे दी है, यहाँ पे इन्होंने 60 वाट दे दिया। कंज्यूम्स 3 यूनिट्स फॉर द ड्यूरेशन, वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करता है 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है। अब ये 3 यूनिट्स किसकी वैल्यू है, इसको समझने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, जो हम बिजली का बिल पे करते हैं, हमारे घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है मंथली, वो बिजली का बिल किसके बेस पर आता है, रीडिंग्स के बेस पे कि हमारे मीटर ने कितनी रीडिंग्स निकाली है, उसी के बेस पे हमारा बिजली का बिल आएगा। तो वो जो रीडिंग्स होती है हम उन रीडिंग्स को ये बोलते हैं कि उसने कितनी यूनिट्स निकाली है। जैसे मान लेते हैं कि हमने निकाली 100 यूनिट्स, तो यहाँ पर जो यूनिट वर्ड है, यूनिट वर्ड किसके इक्वल होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में किलोवाट आवर को हमने क्या बोल दिया है, यूनिट्स बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पावर की वैल्यू तो हमने लिख लिया, पावर इज इक्वल टू 60 वाट, और एनर्जी किसके इक्वल हो गई 3 यूनिट। यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। अब टाइम
निकालना है फॉर द ड्यूरेशन, टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। वर्क डन का मतलब एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम किसके इक्वल हो गई यहाँ पे, एनर्जी बाई पावर। एनर्जी किसके इक्वल है, 3 किलो, किलो मीन्स 10 रेज टू दी पावर 3, 3000 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई पावर, पावर कितना है 60। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से कैंसिल करो, कितना आ गया 60 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, नहीं 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कितनी है यहाँ पे 36 नहीं है, ये 3000 है, 3 किलो वाट आवर। तो 3 किलो की जगह हम 3 0 लगा देंगे, और पावर के नीचे क्या 60, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर बच गया 300 और नीचे है 6। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 50, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 50 आवर, हमारा आंसर आ गया 50 आवर। नेक्स्ट है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, देखो जो वोल्ट मीटर होता है उसका काम क्या होगा, वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है, वोल्टेज मेजर करे और खुद जो करंट कंज्यूम करे वो 0 करंट कंज्यूम करे। 0 नहीं बोल सकते हम, ये बोलेंगे बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट कंज्यूम करे, ठीक है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल की हम जो करंट दे रहे हैं उस करंट को वेस्ट ना करे अपनी खुद की वोल्टेज मेजर करने में। तो अगर करंट अप्रोक्सीमेट, अगर हम आइडियल केस मानकर चले, तो अगर वो 0 करंट ले रहा आइडियल केस में, ठीक है, अगर 0 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तभी तो करंट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा आइडियल वोल्ट मीटर का, वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होगा 0। एमीटर का काम क्या होगा, करंट को मेजर करना है, कि जितना भी करंट आए वो सारे के सारे करंट को मेजर कर ले। अब करंट को मेजर करना, तो इसका मतलब करंट के फ्लो होने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, अगर 0 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा करंट फ्लो कर जाएगा, पूरा का पूरा करंट एमीटर मेजर कर लेगा। तो जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबस्टेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उस सबस्टेंस का नाम बताओ जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे इन्होंने सबस्टेंस पूछा है, ना कि अप्लायंसेस पूछा। अगर अप्लायंसेस पूछते तो हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। बट इन्होंने पूछा कौन सा सबस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उसमें करंट कितना होगा, 0। तो खुद सोच के देखो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर के अंदर कौन सा ऐसा है जिसमें कोई करंट नहीं लगता है, तो कौन सा होगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर कोई भी करंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When the diameter of wire is double, the resistance become, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर हम डायामीटर को डबल कर देते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है डायामीटर पर डिपेंड कैसे करता है, हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया की जगह हम कितना पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस किसके इक्वल होती है, डायामीटर का हाफ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस की जगह डायामीटर करेंगे तो आर की जगह क्या रखेंगे, d/2। आर का स्क्वायर मीन्स d/2 का स्क्वायर मीन्स d²/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ऊपर पाई d²।
तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर का स्क्वायर। देखो, तो रेजिस्टेंस जब डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम बोल रहे हैं कि वायर का डायमीटर हमने डबल कर दिया है। डायमीटर डबल कर दिया मींस 2 टाइम्स कर दिया, तो 2d का स्क्वायर। तो 2d का स्क्वायर मींस किसके इक्वल आ गया, 4d का स्क्वायर। अब पहले सिर्फ d स्क्वायर था और अब कितना हो गया है, d स्क्वायर का क्वार्टर टाइम्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/1/4 हो जाएगा। पहले वाले रेजिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो इतना रेजिस्टेंस कम हो गया है। अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 4 टाइम्स कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक करंट ऑफ 25 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू। 25 एम्पियर करंट किसके इक्वल होता है, अब हमें करंट का फॉर्मूला पता है, किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। इन्होंने करंट बोला 25 एम्पियर, और करंट की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर देखें तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। वही किसके इक्वल होता है, एम्पियर। तो इसका मतलब 25 एम्पियर, 25 एम्पियर का मतलब 25 एम्पियर की जगह कूलम पर सेकेंड, तो ये आंसर होगा सी, 25 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन ए ट्रेन इज ड्रॉइंग 0.4 एम्पियर। करंट कितना ड्रॉ करता है वो, 0.4 एम्पियर। एट वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग VI, V की वैल्यू कितनी है 20 और I की वैल्यू कितनी 0.4। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 ओहम। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 ओहम आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए 100 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब बर्न्स फॉर 10 आवर। मीन्स एक 100 वाट का बल्ब है, उसको हमने 10 आवर्स तक के लिए ऑन छोड़ दिया, तो उसने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर ली है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर की वैल्यू कितनी है, 100 वाट का बल्ब है और टाइम कितना है 10 आवर, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसने 1000। पावर की यूनिट वाट और टाइम आवर में, तो 1000 वाट आवर। आंसर किलो वाट में है, तो इसकी जगह हम किलो यूज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 1 किलोवाट आवर। तो ये देखो, जब हम कई बार बल्ब को ऐसे ही ऑन करके चले जाते तो उस टाइम पे वो बल्ब अगर ऑन रह जाता तो इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी रिक्वायरमेंट नहीं है बल्ब को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि ये जो एनर्जी हम बेवजह में फिजूल में लॉस कर रही है एनर्जी का, उसको हम बचा सके, वेस्ट ना कर सके एनर्जी का। नेक्स्ट है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पहले के कंपैरिजन में हाफ कर दिया है, देन इलेक्ट्रिक पावर विल बिकम्स, तो पावर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर किसके इक्वल होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब देखो, यही फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया। जब हम रेजिस्टर ले रहे उसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब R तो फिक्स है, तो पावर का वो फॉर्मूला देखो जहां पर सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा हो। अब R फिक्स हो गया, तो इसका मतलब पावर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन V स्क्वायर। अब ये सिर्फ V पर डिपेंड करता, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो पावर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V स्क्वायर के, और हम बोल रहे हैं पावर को हम पहले से कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो V की जगह हम पुट करेंगे V/2। V/2 का स्क्वायर मीन्स V स्क्वायर बाई 4। तो पावर कितनी होगी, पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स कम हो गई है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट वही है जो बिजली का बिल पे करते हुए हम देखते हैं। बिजली का बिल पे करते हुए जो हम ये देखते हैं कि कितनी रीडिंग्स हमारे मीटर ने निकाली है, वो जो यूनिट्स होती है, रीडिंग्स होती है, वो किसके इक्वल होता है? किलोवाट आवर। तो कमर्शियल लेवल पर हम उसका यूज करते हैं किलोवाट आवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर वायर एंड ए जर्मेनियम वायर, एक तो कॉपर की वायर दी हुई, एक जर्मेनियम की वायर दी हुई, आर कूल्ड, कूल्ड का मतलब हमने उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कूल करने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, रूम टेम्परेचर से हमने घटाकर कितना कर दिया? 80 केल्विन कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ, तो इन वायर्स के रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉपर और जर्मेनियम की वायर पर क्या इफेक्ट होगा? अब जो कॉपर होती है वो क्या होती है? मेटल होती है, और मेटल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो इसका मतलब रुकावट बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कॉपर का रेजिस्टेंस तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जो जर्मेनियम होती है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। कॉपर मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, अगर हम इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, जब हमने एक इलेक्ट्रिक लैंप लिया उसकी वोल्टेज कर दी 12 वोल्ट बैटरी, इट ड्रॉज ए करंट, और वो कितना करंट ड्रॉ करती है? 0.5 एम्पियर करंट। द पावर ऑफ लैंप इज, तो उस लैंप की पावर कितनी होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI, V की वैल्यू 12 और I की वैल्यू 0.5, पॉइंट हटा के नीचे आ गया 10, 5 को 10 से डिवाइड करो 2, 2 की यहाँ से 6, तो यहाँ पे पावर कितना आ गया? 6 वाट, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोरेज बैटरी इज टू बी चार्ज फ्रॉम ए DC सप्लाई, विच टर्मिनल ऑफ बैटरी बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द लाइन, पॉजिटिव एंड ऑफ लाइन से कनेक्ट करेंगे। अब देखो जो बैटरी होती है उसका काम क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, कि जो ये बैटरी है जैसे ही हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से करंट निकलता है, पॉजिटिव वाला करंट क्या होगा? ये बाहर निकालेगा। तो बैटरी मतलब इस टाइम पे अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो इस सिचुएशन में बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। डिस्चार्ज मीन्स अपनी एनर्जी खत्म कर रही है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया है स्टोरेज बैटरी टू बी चार्ज्ड, अगर हमें इस बैटरी को चार्ज करना है तो चार्ज करते टाइम हम इसको क्या करेंगे? करंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम चार्ज करेंगे तो हमें इस बैटरी को करंट देना पड़ेगा ताकि ये अपने जो करंट को अपने अंदर स्टोर कर ले, चार्जिंग हो जाएगी, फिर से हम यूज करेंगे तो फिर से ये हमें दे देगी, करंट प्रोवाइड कर देगी। तो हमें चार्जिंग के टाइम पर क्या करना है? इसके अंदर करंट देना है। करंट देने के लिए हमने इस बैटरी को एक अदर DC सप्लाई से मीन्स कोई भी दूसरी लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन। कैसे कनेक्ट करेंगे? बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करेंगे? देखो ये वाली बैटरी वो है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। मान लेते ये जो हमारे पास बैटरी हमें यहाँ पर लगानी है, इसकी हेल्प से हमें इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल इसका इस साइड है तो ये करंट इस साइड देगा, तो हमारी बैटरी का जो बड़े वाला टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइड रखना पड़ेगा ताकि ये जो करंट है जो DC सप्लाई से आ रहा है वो करंट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाए
और पॉजिटिव टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पर ये करंट को क्या कर ले, स्टोर कर ले। ये देखो जो डीसी सप्लाई हम यूज कर रहे हैं हमारी वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसका कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन से। ये पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन है, इससे हमें कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। अब R तो इन्होंने दे दिया 3 ओम के अक्रॉस, तो सबसे पहले हमें R तो मिल गया है, I निकालना पड़ेगा। I कौन देगा, ये बैटरी देगी। अब बैटरी कैसे देगी, उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सारे रेजिस्टेंस सेम पाथ में है, सेम पाथ में है तो सारे रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 + 2 5 और 1 6 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 6। अब हमें निकालना है यहाँ पर करंट। करंट किसके इक्वल होगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। करंट किसके इक्वल हो गया, V/R। V की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 2 वोल्ट, तो 2 और रेजिस्टेंस कितना है 6। तो करंट कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दो 3, तो करंट की वैल्यू आ गई 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है। अब पूरे सर्किट में तो करंट हमने निकाल दिया, कितना है 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर भी सारे सीरीज में, तो यहाँ पर भी करंट कितना जाएगा 1/3 एम्पियर। अब करंट इतना है और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two wires each of resistance R ohm are joined in parallel। 2 वायर्स ली हमने और उन दोनों वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। एक का रेजिस्टेंस है R और दूसरी का भी रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो दोनों वायर्स को अगर हम नहीं सॉरी इन्होंने कहा है दोनों रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब एक वायर हमने ऐसे कनेक्ट कर दी और दूसरी वायर को इसके साथ पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका भी R है और इसका भी R है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस R है तो 1/R + 1/R, तो कितना हो जाएगा एलसीएम R और ऊपर कितना आ गया 1 + 1 2। तो ये तो किसकी वैल्यू है 1/RP की वैल्यू है और हमें किसकी निकालनी, सिर्फ RP की। तो RP की यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसका अपोजिट, क्योंकि 1/RP अगर 2/R के इक्वल है तो RP किसके इक्वल हो जाएगा R/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा R/2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लैंप्स इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 लैंप्स को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। क्यों कनेक्ट करते हैं, मीन्स सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सर्किट जो होता है उसमें हम सारी चीजों को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ये लगा दिया है, एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया, दूसरा यहाँ पर लगा दिया, तीसरा यहाँ पर लगा दिया। अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा दो सर्किट से। जब ये सर्किट से हट जाएगा, अगर ये सर्किट से यहाँ से हट गया तो इसका मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो इस पोर्शन में कोई भी करंट नहीं है, तो बाकी के जो लैंप हो गया, बाकी के जो बल्ब है वो तो अभी भी ऑन रहेंगे ना।
तो पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा यही होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट मान लो अगर इन्हीं को हम सीरीज में जोड़ देते, इस तरह से हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया, मान लो इस बल्ब की अब हमें जरूरत नहीं है, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे सर्किट के अंदर से। जैसे ही हमने इसको हटा दिया तो ये क्या होगा, सर्किट बीच में से ब्रेक हो गया। और अगर सर्किट बीच में से ब्रेक हो गया तो क्या यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ से करंट तो पास होगा ही नहीं, तो करंट कितना हो गया, 0। मतलब हम एक बल्ब ऑफ कर रहे हैं और सारे बल्ब क्या हो गए, ऑफ हो गए हैं। तो इसका मतलब हमें सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस को, हाउस होल्ड सर्किटरी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में मीन्स हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस है, सच एज बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, रफ और गीजर हो गया है, एसी हो गया, हीटर वगैरह, जो भी चीज हम यूज करते हैं उन सभी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो इसका रीजन क्या होगा, इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन्स लिट, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। अगर एक लैंप फेल हो जाता, फेल का मतलब फ्यूज हो जाता है, या फिर मान लो एक लैंप को हम बंद कर देते हैं तो दूसरे वाला फिर भी जलता रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क्स ऑन, वर्क यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्क है। जो अप्लायंसेस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं वो कौन से करंट पर वर्क करते हैं, डीसी पर या फिर एसी पर। तो कौन से पर वर्क करते हैं, दोनों पर वर्क कर रहे हैं। देखो चाहे करंट की कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे फिक्स करंट आ रहा है तो भी वो जो अप्लायंस को गर्म कर देगा, और या फिर करंट एसी हो, वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भी वो हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट दोनों में होता है, डीसी में भी और एसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट है, और पावर कितनी है, पावर है 100 वाट है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अगर हम इसी बल्ब को कब, जब हम उसको कितनी वोल्टेज के ऊपर यूज करते हैं, जब हमने उसी को कितनी वोल्टेज पर यूज किया है, 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर यूज करेंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज के केस में, जब सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड करता हो तो V²/R। अब देखो यहाँ पे V² की वैल्यू तो हमें पता है, V की वैल्यू कितनी है 110। अब V² तो लिख दिया, R कहां से लेकर आओगे, इस ऊपर वाले केस से R की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से R निकालो। देखो फॉर्मूला हमारे पास हो गया, यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। यहां से R किसके इक्वल आ जाएगा, R = V²/P। V की वैल्यू कितनी है ऊपर वाले केस में 220 × 220 और पावर कितनी है 100। तो यहाँ पे 0 से 0 0 से 0 तो कितना आ गया 22 × 22 मीन्स 484 ओम। तो बल्ब तो एक ही है ना, इसी बल्ब को पहले तो हम 220 वोल्ट से ऑन कर रहे हैं, 100 वाट का बल्ब है, और फिर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट से ऑन करेंगे। तो बल्ब चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस निकाल लिया ऊपर वाले केस से, रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 वोल्ट आ गया। अब इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 25 वाट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का। कितना होता है मैक्सिमम, अगर आइडियल है तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। जो हीटर होता है, हीटर यही वाला हीटर जिसका जो फिलामेंट्स होता है, बीच में जो वायर्स होती हैं वो वायर्स किसकी बनी होती है,
हम पहले पढ़ चुके हैं किसकी बनी होती है, नाइक्रोम मिक्स्ड मेटल्स की, नाइक्रोम की बनी होती है ये वायर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज टू। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों करते हैं, मींस जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पावर हाउस, वहां से जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां तक जो लाइट आती है और फिर वहां से हमारे घर पे लाइट आएगी, तो जो ट्रांसफॉर्मर में लाइट आएगी पावर हाउस से वो हाई वोल्टेज पर ही क्यों आती है, क्या फायदा होता है हाई वोल्टेज पर आने का। ठीक है, तो हाई वोल्टेज में जब हम पावर को लेकर आएंगे उसकी वजह से पावर का लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए पावर हाउस से ट्रांसफॉर्मर तक लाइट को हम कैसे लेकर आते हैं, हाई वोल्टेज पर लेकर आते हैं ताकि पावर लॉस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 60 watt and 100 volt during consumption the amount of electric current would be। कितना करंट होगा जब पावर कितनी है 60 वाट है और वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट है, तो कितना करंट कंज्यूम होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, यही फॉर्मूला है। यहां से देखो आई किसके इक्वल हो गया, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज। पावर है 60 और वोल्टेज कितनी है 100, तो आंसर कितना आ गया यहाँ हमारे पास 0.6। कैंसिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने 0.6 एम्पियर करंट दिया। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 6/10 और 6/10 मीन 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन हाउस 600 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, मीन्स कितने बल्ब है 6 बल्ब है और वो 6 के 6 बल्ब कितने वाट के हैं 100 वाट के हैं। आर लाइटेड फॉर 4 आवर, कितने टाइम के लिए हम उसको ऑन करते हैं 4 आवर्स के लिए ऑन करते हैं डेली। द डेली इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इज, तो उनकी एनर्जी कंजप्शन कितनी होगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला पावर की टर्म में कितना होगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तो एक बल्ब का हो गया, एक बल्ब की पावर और कितने टाइम के लिए उसको ऑन कर दी। यहाँ पे कितने बल्ब है 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 मल्टीप्लाई बाई पावर कितनी है इनकी 100 वाट है और टाइम कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 2400 वाट आवर। तो हमारा आंसर आ गया 2400 वाट आवर। लेकिन ऑप्शन में देखो क्या कहीं पर 2400 वाट आवर है, आंसर किस में दिया किलोवाट में। जब भी आवर हो टाइम में तो आंसर हमेशा किलोवाट में ही आता है, तो किलोवाट में क्या करेंगे 2.4 किलोवाट आवर बन गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 2.4 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट क्या है किलोवाट आवर, पढ़ चुके हैं पहले। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आइडियल इंसुलेटर। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट होता है, तभी तो उसके अंदर करंट कितना होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉम्सन ने इन 1897 के अंदर। तो जो जे थॉम्सन नाम का साइंटिस्ट था इसने इलेक्ट्रॉन को 1897 के अंदर डिस्कवर किया था। रेजिस्टिविटी ऑफ आइडियल कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर कर पाए, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। मींस अर्थ को चाहे हम कितना भी चार्ज दे दे, जैसे ये अर्थ है, अर्थ को हम कितना भी चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं वो न्यूट्रल ही रहेगी। अर्थ कैसी रहेगी न्यूट्रल रहेगी, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना है 0 है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।